नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी बैंकों व राज्य सरकारों की वर्चुअल बैठक की। महिलाओं को लोन देने के लिए सभी बैंकों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 6 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में दी जानकारी। योजना का उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में वृद्धि और फसल विविधीकरण। बिहार में उर्वरकों के साथ जबरन अन्य उत्पाद बेचने पर होगी कार्रवाई। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, कीटनाशी, नैनो उर्वरक, जैव उत्प्रेरक किसानों को जबरन बेचना अब प्रतिबंधित। उर्वरकों के साथ किसी भी उत्पाद की जबरन टैगिंग ना करें। जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले की प्रतिष्ठित फुलर झील में कमल की वापसी। 30 वर्षों में पहली बार गुलाबी कमल झील की शांत जल की बढ़ा रहे हैं शोभा। खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का खरीफ सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन करने और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूहों की सदस्य बहनों की तरक्की के लिए उन्हें अधिक लोन देने के संबंध में सभी बैंकों व राज्य सरकारों की वर्चुअल बैठक की। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वे महिलाओं को लोन देने के लिए फोकस कर कवरेज बढ़ाएं, साथ ही दूर दराज व दुर्गम क्षेत्रों पर भी फोकस करके काम करें ताकि बेहतर नतीजे मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने इस महत्वपूर्ण बैठक में कहा कि आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और तीसरी बनने की कगार पर खड़े हुए हैं। इन उपलब्धियों के पीछे हमारे दोनों विभागों कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास का बहुत अहम रोल है। शिवराज सिंह ने कहा कि जैसे बिना गांवों के भारत नहीं जाना जा सकता, वैसे ही बिना खेती के हमारे देश की पहचान ही नहीं है। उन्होंने बैंकों की सराहना करते हुए कहा कि 11 लाख करोड़ रुपए का लोन इन स्वयं सहायता समूहों को मिल चुका है। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला सशक्तिकरण का एक आंदोलन है और लखपति दीदी की चर्चा सर्वत्र सुनाई देती है। प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, हम 1.5 करोड़ का आंकड़ा तो बहुत पहले ही पार कर चुके हैं और अब लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश मत्स्य सहकारी समिति लखनऊ के चेयरमैन वीरू साहनी ने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के तकनीकी सहयोग से राष्ट्रीय अन्वेषी कृषक सम्मान प्राप्त मंजू कश्यप द्वारा दुहाई में विकसित एकीकृत खेती पद्धति फार्म का भ्रमण किया। वीरू साहनी ने सभी घटकों का गहनता से निरीक्षण किया तथा मंजू कश्यप के नवाचारों एवं संघर्षगाथा की सराहना की। भ्रमण में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार, सहायक निदेशक मत्स्य ऋचा चौधरी व मत्स्य निरीक्षक गौरव पाल सहित 50 कृषक सम्मिलित रहे। भ्रमण के पश्चात फार्म पर किसान गोष्ठी भी संपन्न हुई। गोष्ठी में उत्तर प्रदेश मत्स्य सहकारी समिति लखनऊ के चेयरमैन वीरू साहनी ने किसानों को मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन, फल, सब्जी एवं सिंघाड़ा उत्पादन को अपनाने एवं समिति बनाकर कार्य करने की सलाह दी। डॉक्टर प्रमोद कुमार ने किसानों की आय बढ़ाने हेतु एकीकृत खेती पद्धति और प्राकृतिक खेती के मॉडल को अपनाने पर भी जोर दिया। ऋचा चौधरी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना व मत्स्य कृषक क्रेडिट कार्ड की जानकारी दी। मंजू कश्यप ने रवि कश्यप, पूरण सिंह कश्यप, नागेंद्र कश्यप, प्रदीप कश्यप, अनिल कश्यप, राम बली जी, संजय कश्यप और विनोद कश्यप आदि कृषकों को प्राकृतिक खेती के घटक जीवामृत, बीजामृत आदि की जानकारी दी। गाजियाबाद में आज हमारा प्रथम आगमन हुआ और यहाँ आके हमको बहुत खुशी मिला और यहाँ विभाग के लोगों से भी बात हुई थी। उनको नहीं पता था कि यहाँ पे मंजू कश्यप जी का एक फार्म हाउस है, बहुत बढ़िया एक झील है और इन्होंने जिस तरह से यहाँ कार्य किया है और जितना ये कई मंत्री द्वारा, कई अधिकारी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया कि हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। अब मुझे भी बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे समाज के एक बार मंजू कश्यप भी एक इनका भारत उत्तर प्रदेश में नहीं भारत देश तक इनका नाम है। इस तरह से मत्स्य पालन
क्या किस तरह से खेती की जाती है, किसानी की जाती है, फिर फार्मिंग यहाँ पे इनका मुर्गी पालन, मतलब कई चीज़ इनके साथ मिला के सब कर रही हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा और इनसे महिलाओं को सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए, इनको सीख के हिम्मत करना चाहिए कि मंजू कश्यप कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं गन्ने की। गन्ने की फसलों में फसल चक्र के दौरान कई तरह के कीट एवं रोग लग सकते हैं, जिसका असर गन्ना फसल के उत्पादन पर भी पड़ सकता है। अभी कई स्थानों पर गन्ने की पत्तियों में पीलापन दिखाई दे रहा है, जिसका कारण उकटा, विल्च या जड़ बेधक कीट हो सकते हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा गन्ने में लगने वाले उकटा रोग एवं जड़ बेधक कीट की पहचान और उसके नियंत्रण के लिए सलाह जारी की गई है। सलाह के मुताबिक उकटा एक मृदा जनित रोग है जो फ्यूजेरियम सैकरी फफूंद से पनपता है। वहीं जड़ बेधक एक कीट है जो सामान्यतः शुष्क वातावरण में अप्रैल महीने से शुरू होता है। जड़ बेधक व उकटा रोग के कारण जड़ व तने की कोशिकाओं के नष्ट होने से पोषक तत्वों का मुक्त प्रवाह रुक जाता है, जिससे पौधे की पत्तियां पीली होने के साथ मुरझाने लगती हैं। उकटा रोग का लक्षण सबसे पहले पत्तियों के अग्रभाग में दिखता है। वे धीरे धीरे ऊपर से मुरझाना शुरू कर देती हैं। अत्यधिक पीलापन वाले गन्ने के तने को फाड़ने पर नीचे से जड़ व तने वाले हिस्से में हल्की गुलाबी या लाल रंग की धारियां या लाल धब्बे दिखाई देते हैं। गन्ना फसल में उकटा रोग से बचाव के लिए किसान जड़ के पास सिस्टेमिक फफूंदी नाशी थायोफेनेट मिथाइल अथवा कार्बेडिजियम से घोल बनाकर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर 2 बार ड्रेंचिंग करें और प्रयोग के बाद हल्की सिंचाई करें। गन्ने की फसल में जड़ बेधक कीट के नियंत्रण हेतु पर्याप्त नमी की अवस्था में फिप्रोनिल 0.3 G8 से 10 किलोग्राम का छिड़काव करें। और वर्तमान समय में DAP, यूरिया सहित अन्य खाद्य उर्वरकों की मांग अधिक होने के चलते कई दुकानदारों के द्वारा इसका लाभ उठाकर किसानों को अन्य उत्पाद जबरन खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा एवं पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य में लागू जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब अनुदानित उर्वरक जैसे यूरिया और DAP के साथ अन्य उत्पादों जैसे कीटनाशी, नैनो उर्वरक, जैव उत्प्रेरक आदि की जबरन टैगिंग कर किसानों को बेचने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार राज्य में कार्यरत सभी उर्वरक विनिर्माता, विपणनकर्ता, थोक एवं खुदरा विक्रेता प्रतिष्ठानों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे अनुदानित उर्वरकों के साथ अन्य किसी भी उत्पाद की जबरन टैगिंग ना करें। कृषि मंत्री ने कहा है कि ये देखा गया है कि कुछ विक्रेताओं द्वारा किसानों को बाध्य किया जा रहा है कि वे यूरिया, DAP जैसे उर्वरक के साथ अन्य महंगे उत्पाद भी खरीदें। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि किसी भी उर्वरक विनिर्माता, विपणनकर्ता, थोक व खुदरा विक्रेता द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रकृति प्रेमियों और आम नागरिकों के लिए एक बेहद सुखद खबर ये है कि जम्मू और कश्मीर की बांदीपुरा ज़िले की प्रतिष्ठित वुलर झील में कमल की वापसी हुई है। 1992 की विनाशकारी बाढ़ के बाद और लुप्त हुए 3 दशक बाद 30 सालों में पहली बार गुलाबी कमल के विशाल फूल अब झील के शांत जल की शोभा बढ़ा रहे हैं। श्रीनगर में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की वुलर झील, जो कभी दलदल और कचरे का ढेर बन गई थी, सरकारी और सामाजिक प्रयासों से पुनर्जीवित हो रही है। पिछले 4 वर्षों में वुलर झील संरक्षण मुहिम के चलते झील में फिर से कमल खिलने लगे हैं और खुशहाली लौट आई है। 30 साल बाद वुलर में कमल खिले हैं, नदरू उत्पादन फिर से शुरू हो गया है। जी हाँ, दलदल व कचरे का डंपिंग ग्राउंड बनती जा रही वुलर में सरकारी प्रयासों, जागरूकता व लोगों के सहयोग से करीब 3 दशक बाद फिर कमल खिला है। ये विकास झील के आसपास के गांवों के निवासियों के लिए आय सृजन में योगदान दे रहा है।
ड्रेजिंग होने की वजह से जो ये बीज थे ये ज़्यादा डेप्थ में गए थे। अब ये ड्रेजिंग करने से ऊपर आए और 35 ईयर्स के बाद ये वापस वॉलर लेक में हमें लोटस का नज़ारा देखने को मिल रहा है। वुलर के संरक्षण की मुहिम से कमल के साथ खुशहाली भी लहलहाने लगी है। कश्मीर में कमल के साथ कमल ककड़ी यानी स्थानीय भाषा में नदरू की काफी मांग है और प्रमुख कश्मीरी व्यंजन इससे बनते हैं। किसान इसे 250 से 400 रुपए प्रति किलो में बेच रहे हैं। ये पारंपरिक पुनरुत्थान वुलर संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जिसने झील के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने और दशकों से कमल के बीजों को दबाकर रखने वाले और जलीय वनस्पतियों को नष्ट करने वाले गाद के जमाव को हटाने के लिए 2020 में एक विशाल गाद हटाने की परियोजना शुरू की थी। वॉलर पे बहुत सारे गांव डिपेंड हैं, अराउंड अबाउट 30 विलेजेस इस पे डिपेंड है। अगर हम यहाँ गुरुरा की बात करेंगे, यहाँ से गुरुरा है, एसके पाइन है, कोलोमा है। अगर हम इस ड्रेनेज की बात करेंगे, यहाँ से न सिर्फ ये लोटस यहाँ से निकालते हैं, ये फिशिंग भी यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो वाटर चेस्टनट वो भी निकाल सकते हैं। उनका जो रोजगार है इसी वॉलर पे ही डिपेंड है। गौरतलब है कि उत्तरी कश्मीर के जिला बांदीपोरा में पहाड़ों की गोद में स्थित वुलर झील 1911 में 217 वर्ग किलोमीटर में फैली थी और इसमें करीब 58 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल दलदली था। लेकिन अतिक्रमण गाद के जमाव और झील के विभिन्न हिस्सों में भराई कर खेत तैयार किए जाने से ये 86 वर्ग किलोमीटर से भी कम रह गई। इसके क्षेत्रफल में करीब 45% की कमी आई। जम्मू एंड कश्मीर की इकनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम देखेंगे कि वॉलर में सुबह मछलियाँ क्विंटल्स के हिसाब से निकलती है या बाकी जो वाटर चेस्टनट्स हैं, ये एक वाइटल रोल प्ले करता है। ये सब काम इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए वुलर के आसपास जागरूकता शिविर आयोजन किए गए। स्कूलों की लाइब्रेरी में वुलर के बारे में जानकारी प्रदान करती किताबें उपलब्ध कराई गईं। आम नागरिकों को स्थानीय लोगों के सहयोग से वुलर के विभिन्न हिस्सों में उगे पेड़ों को जड़ों समेत हटवाया गया। गाद हटाने के लिए ड्रेजिंग की गई, जिससे झील में वर्षों से जमा मिट्टी बाहर निकाली गई। सीवरेज के बहाव को यथासंभव रोका गया। अतिक्रमण हटाते हुए तटबंदी की गई। झील के आसपास क्षेत्र को जियो टैग किया गया। बीते 3 वर्षों के दौरान 97 लाख क्यूबिक मिट्टी को झील से निकाला गया है। इससे कई प्राकृतिक चश्मे बहाल हुए हैं। इसी दौरान मछलियों की भी संख्या बढ़ी है। टर्निंग पॉइंट झील में कमल फूल खिलना था, क्योंकि यहाँ के लोग इसे भूल चुके थे। कश्मीर के बांदीपुरा से वाहिद मकबूल रफीकी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2025 को 2025-26 से प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 6 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन दिया। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने में वृद्धि, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल उपरांत भंडारण क्षमता को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। इस योजना को 11 विभागों की मौजूदा 36 योजनाओं के अभिसरण, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जिलों की योजनाओं में गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और फार्म गेट प्रसंस्करण इकाइयों सहित एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में स्थानीय कमियों का आकलन किया जाएगा। उपयुक्त योजनाओं के अभिसरण से इन कमियों को दूर किया जाएगा। आमों के शौकीन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान CISH ने अपनी प्रयोगशाला में आम की एक संकर किस्म तैयार की है। आम की ये प्रजाति भारतीय आम नीलम और अमरीकी आम की एक किस्म टॉमी को मिलाकर तैयार की गई है। इस नई किस्म को अभय नाम दिया गया है। किसानों को आम की इस किस्म से परिचित कराने से पहले महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में इसका प्रशिक्षण किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान ये पाया गया कि इस किस्म में न केवल तापमान में होने वाले परिवर्तन को बर्दाश्त करने की क्षमता है, बल्कि ये वर्षा की अनियमितता से उत्पन्न स्थिति को भी सहन कर सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी शेल्फ लाइफ भी अन्य आमों की तुलना में बेहतर है। पकने के बाद दूसरे आम जहां 2 से 5 दिन में ख़राब हो जाते हैं, तो वहीं ये 12 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होता। इसका एक लाभ ये भी है कि पेड़ से तोड़े जाने के बाद रख रखाव पर आने वाली लागत कम हो जाती है। शेल्फ लाइफ अधिक होने के कारण इसे मध्य पूर्व, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के बाज़ारों तक भी निर्यात करने की संभावना बढ़ जाती है। आम की इस किस्म को लगभग 20 वर्षों तक प्रशिक्षण करने के बाद जारी किया गया है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में मंडी का भाव। मंगलवार को टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 4 अगस्त को टमाटर का भाव था 4,500 रुपए। 5 अगस्त को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और इसका भाव 4,500 रुपए पर बना रहा। जबकि महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे बढ़त के साथ हुए। 4 अगस्त को यहां टमाटर का भाव रहा 3,500 रुपए। 5 अगस्त को इसके दाम 1,000 रुपए चढ़कर 4,500 रुपए पर पहुंच गए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 5 अगस्त को टमाटर का भाव 500 रुपए गिरकर 4,500 रुपए से 4,000 रुपए पर आ गया। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी टमाटर के दाम में कमजोरी रही। यहां 4 अगस्त को इसका भाव रहा 4,500 रुपए, जो कि 5 अगस्त को 500 रुपए टूटकर 4,000 रुपए हो गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 4 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 3,880 रुपए, जो कि 5 अगस्त को 20 रुपए उछलकर 3,900 रुपए हो गया। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 ऐसे राज्य हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में देश में 213.20 लाख टन टमाटर की पैदावार हुई है। पिछले साल यानी 2022-23 में ये पैदावार करीब 204.25 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 4.38% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। मंगलवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 4 अगस्त को मक्का का भाव था 2,000 रुपए। 5 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,000 रुपए पर बना रहा। पंजाब की अहमदगढ़ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 4 और 5 अगस्त को मक्का की कीमत 1,800 रुपए पर टिकी रही। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 4 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2,215 रुपए, जो कि 5 अगस्त को 15 रुपए टूटकर 2,200 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में 5 अगस्त को मक्का का कारोबार 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 422,81,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 46,16,000 टन ज्यादा है। कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर पठारी इलाकों के किसान धान की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसान लौकी, करेला, खीरा, लोबिया, सेम और कद्दू की लताओं को सहारा देने के उपाय भी कर लें।
छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के किसान इस समय भिंडी, सेम, बैंगन, मिर्च, लोबिया, करेला, खीरा, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई कर सकते हैं। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठारी इलाकों के किसान इस मौसम में मूंग, उड़द और धान की बुवाई कर सकते हैं। ओडिशा में ही किसान मक्का और सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहां पर सब्जियों और फलों को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। पश्चिम बंगाल में इस समय अमन धान की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां के किसान पान के बागों में पानी जमा न होने दें। पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों में किसान मिर्च के पौधों को बारिश से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक से ढक दें। असम में इस समय साली धान की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में किसान आहू धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में किसान मूंग और तिल की बुवाई कर सकते हैं। नागालैंड के किसान मक्के के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहाँ पर अदरक को प्रकंद सड़न रोग से बचाने के लिए इनके खेतों में पानी जमा ना होने दें। वहीं मणिपुर के किसान सोयाबीन, रागी, मक्का, अदरक, हल्दी और सब्जियों के बागों में पानी जमा ना होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चोमिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उत्तरकाशी में सभी सरकारी एजेंसियां, विभाग और सेना आपसी समन्वय से राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बंद रास्तों को खोला जा रहा है और प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आईटीबीपी और आर्मी के जवान धराली में बीच गांव में फंसे ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए वहां करीब 25 फीट ऊंचे मलबे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्थायी पुलिया बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। गांव में करीब 200 लोग भी फंसे हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे भटवाड़ी चढ़ेत्री के बीच 50 से 70 मीटर रोड धंस चुकी है। ये मार्ग कल देर रात 8 बजे टूट गया था। बिजली पानी आपूर्ति पूरी तरह बंद पड़ी है। उत्तर प्रदेश में इस समय 21 से अधिक जिले बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। प्रयागराज में 7 तहसीलें, 100 से ज्यादा गांव और 49 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हैं।
बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आम मतदाताओं की ओर से भी सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 6 अगस्त सुबह 9 बजे तक की अवधि में निर्वाचन अधिकारियों को नागरिकों से सीधे कुल 3,669 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।